हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका नया टॉपिक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ओके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि जब 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था उस वक्त वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का कोई एक्ट नहीं था। इससे क्या हुआ, अंधाधुंध पेड़ों की इसमें फॉरेस्ट में कटाई की गई, इलीगल खूब हंटिंग हुए, कई सारे स्पीशीज़ जो है एंडेंजर्ड हो गए, बहुत सारा वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो गया। ठीक है ना। तो ये सब एक चिंता का विषय था कि वन्य जीवों की संख्या में निरंतर कमी जो है राष्ट्रीय चिंता का प्रश्न बन गया, क्योंकि वन्य जीवों की कई दुर्लभ प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। धीरे धीरे इस समस्या की ओर राष्ट्र प्रेमियों, विचारकों, वैज्ञानिकों एवं धार्मिक नेताओं पर का ध्यान गया और फलस्वरूप विभिन्न समितियों का गठन किया जाने लगा ताकि इस समस्या के हर पहलू का अध्ययन करके उसका निराकरण का प्रयत्न किया जा सके और वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सके। भारत सरकार व राज्य सरकार वन्य जीवों को विभिन्न तौर तरीकों से सुरक्षा प्रदान करने में प्रयत्नशील हैं। वन्य जीवों के संरक्षण को जन समर्थन लेने और जन आंदोलन बनाने हेतु 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक प्रतिवर्ष वन्य जीव सप्ताह का आयोजन सारे राष्ट्र में किया जाता है, जिससे वन्य जीव के प्रति न केवल जन रुचि विकसित हो बल्कि विविध पक्षों को उजागर किया जा सके। वन्य जीव सप्ताह आयोजन के अवसर पर राज्य के समस्त चिड़ियाघरों में वन्य जीवों के जीवन का अध्ययन कराया जाता है। विभिन्न कार्यक्रम आयोजन के द्वारा आम नागरिकों को वन्य जीवों की जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती है। स्टूडेंट्स, जब लास्ट ईयर आप प्रीवियस में थे तो आपको याद होगा कि अपने डिपार्टमेंट में भी वाइल्ड लाइफ वीक का सेलिब्रेशन किया था, जिसमें कि प्रताप सर ने आपको कई सारे एक्टिविटीज़ कराई थी। तो एक आम पब्लिक में, एक जनसाधारण में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की भावना या वाइल्ड लाइफ की क्या इम्पोर्टेंस है उनको जागरूक करने के लिए 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक प्रत्येक वर्ष वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, अब ये जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का टॉपिक है, इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। देखो ये बच्चों, ये जो टॉपिक है फुल क्वेश्चन में आता है, बड़े क्वेश्चन में, लेकिन कई बार इस पर ब्रीफ शॉर्ट नोट भी आ जाता है। तो इसको आप डिटेल में तैयार करिए और जैसा भी आपसे पूछा जाएगा उसके हिसाब से इसका आंसर लिखना है। ओके, सबसे पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। Based on recommendation of IBWL, the Indian Wildlife Protection Act was passed by Parliament on 9th of September 1972. ये IBWL क्या है बच्चों? इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ओके, तो 9 सितंबर 1972 को पार्लियामेंट में सबसे पहले ये एक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया था। द पासिंग ऑफ द एक्ट कॉन्स्टिट्यूट्स एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ वाइल्ड लाइफ लेजिस्लेशन इन आवर कंट्री। मतलब हमारे देश का जो वाइल्ड लाइफ का इतिहास है उसमें ये जो पास हुआ था एक मील का पत्थर साबित हुआ। As forest including wildlife was then a state subject, Parliament had no power to make law on the same, except as provided in Articles 249, 250 and 252 of the Constitution. मतलब पहले क्या था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं था कोई भी लॉ बनाने का वाइल्ड लाइफ पे। केवल जो अपने संविधान की कुछ चुनिंदा आर्टिकल्स हैं जैसे 249, 250 और 252, इनमें केवल इनके पास पावर था और ये स्टेट का मैटर हुआ करता था। ओके, इन 1976 बाय 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, entries related to wildlife along with forest were transferred from state list to concurrent list to empower central government to act legislation on this issue.
इसके बाद 1976 में क्या हुआ कि ये जो मैटर था वो स्टेट से सेंटर को ट्रांसफ़र कर दिया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एम्पावर किया गया इस पर कानून बनाने के लिए, वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित रखने के लिए इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया कि ये इस पर रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। द एक्ट इज़ एडॉप्टेड बाय ऑल द स्टेट एक्सेप्ट दैट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर which has its own act for the purpose of wildlife protection। ये जो एक्ट था ये पूरे देश भर में सभी राज्यों पे समान रूप से लागू किया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि उनका अपना अलग लॉ था, वाइल्ड लाइफ के लिए अलग प्रोटेक्शन एक्ट बना रखा था उन्होंने। तो आपको शायद पता हो कि पहले जम्मू एंड कश्मीर की पोजीशन को थोड़ा सा अलग था संविधान में, उनको विशेष दर्जा प्राप्त था जो कि अब नहीं है, इसलिए उनका वाइल्ड लाइफ एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट भी उनका अलग था। इसके अलावा पूरे ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश थे या वो विभिन्न राज्य थे, सभी में इस एक्ट को समान रूप से लागू किया गया। द ऑपरेशन ऑफ द एक्ट इज मैंडेटरी इन द यूनियन टेरिटरीज, सभी में ये कंपल्सरी था, इवन इन यूनियन टेरिटरीज। Hence, the Wildlife Protection Act of 1972 is made applicable throughout the country। इस तरह से ये पूरे कंट्री में एप्लीकेबल करा गया। The first comprehensive listing of endangered wildlife species was compiled in the act, which provides protection of threatened faunal species फ्रॉम इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग। इसमें सबसे पहले क्या किया गया, उन स्पीशीज़ की लिस्टिंग की गई जो कि एंडेंजर्ड हो चुके थे या थ्रेटन्ड फॉनल स्पीशीज़ थी और जिनका कि अव्यवस्थित रूप से बहुत ज़्यादा हंटिंग हो रही थी, ऐसे स्पीशीज़ की पहले लिस्टिंग की गई। द एक्ट हैज़ 7 चैप्टर्स एंड शेड्यूल 1 to 5 रेटिंग the animals according to the risk of their survival। ओके, इस एक्ट में 7 चैप्टर्स थे और 1, 2, 3, 4, 5 तक शेड्यूल बनाए गए और किसके अकॉर्डिंग, कौन सी एनिमल स्पीसीज कितने रिस्क पे है, अकॉर्डिंग टू दैट इनको, मतलब उनका सर्वाइवल कितना रिस्क पे है, इसके अकॉर्डिंग इनको 5 शेड्यूल में बांटा गया। Schedule 1 of the Act intensifies rare or endangered animal species। शेड्यूल 1 में किसको रखा गया, जो कि आइडेंटिफाइड और रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ थे, विच आर टोटली प्रोटेक्टेड थ्रू आउट इंडिया, जो कि पूरे हिंदुस्तान के हिस्से में जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, ऐसे एनिमल स्पीशीज़ को शेड्यूल 1 में रखा गया। Section 9 of the Act prohibits hunting of wildlife specified in Schedule 1 to 5 except in certain cases। जो इस एक्ट का सेक्शन 9 है वो क्या करता है, उसमें क्या है प्रोविज़न कि शेड्यूल 1 से लेके 4 तक इस चारों शेड्यूल में जितने भी एनिमल्स स्पीशीज़ आते हैं, जितने भी स्पीशीज़ आते हैं, उन सब के हंटिंग पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई गई। ठीक है, किसी भी हालत में इसकी हंटिंग नहीं हो सकती है एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस, केवल कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ के। कैसी विशेष, जैसे कई बार जंगल फॉरेस्ट में कुछ स्पीशीज़ में महामारी या बीमारियां पनप जाती है, उनको छोड़ करके किसी भी तरह की हंटिंग पर रोक लगाई गई। द एक्ट ऑल्सो प्रोहिबिट्स ट्रेड इन रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज़। ये एक्ट जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की ट्रेडिंग पर भी रोक लगाता है।
किसी भी एनिमल या एनिमल के पार्ट की ट्रेडिंग पे पूरी तरह से रोक लगाता है। अ न्यू शेड्यूल दैट इज शेड्यूल 6th हैज़ बीन इंसर्टेड बाय 1991 अमेंडमेंट एक्ट नंबर 44 ऑफ 1991 टू इंक्लूड स्पेसिफाइज प्लांट स्पीशीज। इसमें क्या हुआ कि एक नया शेड्यूल और बनाया गया दैट इज़ शेड्यूल 6, जिसके अंदर ये 1991 में अमेंडमेंट करके शेड्यूल 6 बनाया गया था, जिसमें कि कुछ स्पेसिफिक प्लांट स्पीशीज को शामिल किया गया था। द एक्ट एम्पावर्स इंडिविजुअल्स एंड NGOs to institute wildlife court cases. Section 55C of the Act allows cognizance of offences by a court on a plant from any person who has given notice of not less than 60 days in the manner prescribed of the alleged offence and of his intention to make a complaint to the central government or the state government or the officers authorized as foresaid। मतलब ये एक्ट जो है प्रत्येक व्यक्ति को, NGO को, सभी को इस चीज़ के लिए अवेयर करता है कि जो सेक्शन 55C है इसके अंदर वो अगर किसी भी तरह का ये जो एक्ट बना है, इसके जो रूल्स है उसके अगेंस्ट अगर किसी भी तरह का ऑफेंस ये होते हुए देखते हैं तो ये तुरंत प्रभाव से विदिन 60 डेज़ या तो ये कोर्ट में केस कर सकते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को या जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स अथॉरिटीज़ होती है उनको ये कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये एक तरह का समाज में अवेयरनेस के लिए है कि हर व्यक्ति को वाइल्ड लाइफ के प्रति जागरूक होना है कि वो अपने सामने कोई भी, मान लो नॉट ओनली एनिमल्स, इवन जो बड़े पेड़ होते हैं ग्रीन प्लांट, उनको भी अगर कटता देख रहे हैं इलीगल वे में, उसकी भी ये कंप्लेंट कर सकते हैं। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हैज़ बीन अमेंडेड इन 1982, 1986 एंड 1991। ये जो तीन जो अमेंडमेंट इसमें बाद में किए गए, जो 1972 में जो एक्ट बना था, एक्चुअली कोई भी लॉ जब बनता है तो टाइम टू टाइम उसमें अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट होता रहता है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। थ्रू दिस अमेंडमेंट process of the state government have withdrawn almost totally. Now the state government is not empowered to declare any wild animal a vermin। मतलब इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं रखी गई कि किसी एनिमल को वो इम्पोर्टेंट रखे या लेस इम्पोर्टेंट रखे। ये सारा जो पावर था ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। फर्दर by addition of a provision, immunization of livestock within a radius of 5 kilometers from a national park or sanctuary has been made compulsory। यानी जो नेशनल पार्क या ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के आसपास जो लाइव स्टॉक होता है उनका भी इम्यूनाइजेशन कंपलसरी किया गया, ताकि इनसे कोई भी किसी तरह की भी बीमारी जो है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स में ट्रांसमिट नहीं हो सके। फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविज़न ऑफ द एक्ट फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, the central government would provide financial assistance to state for strengthening management and protection of infrastructure of national parks and sanctuary। मतलब इस लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियल असिस्टेंट भी देती है स्टेट गवर्नमेंट को, उसके मैनेजमेंट के लिए, उसको मजबूत करने के लिए। जितने भी स्टेट में ये जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इन सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट से
फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता है या स्पेशल फंडिंग की जाती है इनकी। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड कंट्रोल ऑफ पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स, मतलब किस तरह से वो किस किस मामले में किया जाता है। दैट इज़ नंबर 1 इज़ प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड कंट्रोल ऑफ पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स। सेकेंड, कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ, मतलब जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ काफ़ी एंडेंजर्ड है उनका कैप्टिव एरिया में ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाया जाता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ सेलेक्टेड जू वाइल्ड लाइफ एजुकेशन, यानी जो कुछ सेलेक्टेड जू होते हैं अच्छे जिसमें कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को रखा जाता है, उसका डेवलपमेंट और वाइल्ड लाइफ के लिए डिफरेंट तरह के एजुकेशन प्रोग्राम चलाना, जिसमें कि स्टूडेंट को तो अवेयर करना ही है, प्लस जो आम पब्लिक है अपने समाज में उन सभी को वाइल्ड लाइफ के प्रति जागरूक करना है, तभी ये जो एक्ट है इसका सही अर्थ निकल सकता है। ठीक है, अब आप इसको स्टडी करिएगा। इसके बाद में इसका स्कीम बताऊंगी वाइल्ड लाइफ एक्ट का, कैसे अलग अलग शेड्यूल और अलग अलग सेक्शन में इसको अपन ने कुछ जो भी रूल बनाए हैं उसकी स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, इसको आप तैयार करिए। जब तक इतना पढ़ाया और कुछ समझ में नहीं आए तो पूछिएगा, और इसके अलावा आप अपनी बुक कंसल्ट करिए जो भी आपके पास है, उसमें देखकर भी आप PS वर्मा वगैरह होगी आपके पास, या ओडम की बुक होगी, या भाटिया कोहली, वटेवर जो भी है आपके पास, नाइट की, PS वर्मा की, या PD शर्मा की बुक भी अच्छी है, उसमें से किसी में भी आप इसको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।